Let's continue on our incomplete topic of functional management. We have already completed primary function of material management. प्राथमिक कार्य क्या है, अब देखेंगे सेकेंडरी फंक्शन क्या है. तो पॉइंट नंबर 1, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन. Standardization and simplification of material are fixed by design and technical department. अंडरलाइन कर लेना, एमसीक्यू में पूछ सकते कि भाई डिजाइन का स्पेसिफिकेशन सब कौन नक्की करता है. इट वाज डिजाइन बाय टेक्निकल एंड डिजाइन डिपार्टमेंट बट दे आर फॉलोड बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. किसकी सलाह पे? प्रोडक्शन की डिपार्टमेंट की सलाह पे. क्योंकि मटेरियल भी स्टैंडर्डाइज होना चाहिए ना. स्टैंडर्ड इंक्लूड क्वालिटी, कैसी क्वालिटी है, कितनी साइज है, किस प्रकार के पार्ट्स लेने हैं. एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स रिड्यूसिंग द साइज एंड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. तो इसका मतलब वापिस से यही चीज आती है इनडायरेक्टली कि आपको प्रोडक्ट का सिंप्लीफिकेशन और स्टैंडर्डाइजेशन ऐसा रखना है कि आपको जो मटेरियल, जो माल जरूरी है वो आसानी से मिल जाए, वो भी कैसे कम में? लोअर कॉस्ट में. क्लियर. पॉइंट नंबर 2, डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट. सबसे बड़ी चीज है, जैसे अपना घर बनाते तो घर का भी डिजाइन स्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, ऐसे कैसे मकान नहीं बन जाता बराबर. तो डिजाइन ऑफ द प्रोडक्ट, टू डिजाइन अ वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट द बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन यूज CAD प्रोग्राम. एमसीक्यू में आ सकता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन. Similarly, organization also use computer aided manufacturing to manufacture program. दोनों दो चीज पूछ सकते हैं कि जो CAD होता है वो प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए होता है और CAM होता है वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए होता है, जो पूरा के पूरा काम विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी किया जाएगा. When such technique are used, the material management department has to purchase and procure the variety of material which are suitable for such टेक्निक. यानी वो प्रोडक्ट को बनाने में कौन सी मेथड का इस्तेमाल होगा, ये सब चीजों पे इस पे ध्यान देना भी जरूरी है. पॉइंट नंबर 3, मेक और बाय, नॉट एंड. मेक और बाय, या तो आपको बनाना है या तो आपको खरीदना है. क्योंकि कितने प्रोडक्ट ऐसे होते हैं अगर आप बनाने जाओगे तो प्रोडक्ट कॉस्टली पड़ेंगे, तो इससे करते बनाने के बदले बाजार से खरीद लेना ही बेस्ट ऑप्शन है. तो यहाँ पे भी आपको डिसीजन लेना है. दे आर रिलेटेड विद द पॉलिसी डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट. व्हेन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रोइंग इन टर्म्स ऑफ सेल, द मटेरियल मैनेजमेंट हैज टू डिसाइड. जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा, वेचाण बढ़ेगा, तो कॉमन है मटेरियल ऑफ मैनेजमेंट वालों को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई सप्लायर पास से माल खरीदना है कि या तो हमारी डिमांड को पूरा करने के लिए बाजार से ही तैयार माल खरीद के कस्टमर को बेच देना है. Such decision depend upon material evaluation, material availability, alternative procurement and inventory control. तो ये सब चीजों के बारे में ध्यान देना जरूरी है कि आपको मटेरियल टाइम पे मिल जाएगा, जितना मटेरियल चाहिए सब मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, आपके पास स्टॉक में कितना है. तो ये सब चीजों पे भी आपको ध्यान देना जरूरी है. पॉइंट नंबर 4 इज कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब मैंने शुरुआत में बताया कि जब सेकंड ईयर बीकॉम में आओगे तो आप पढ़ोगे कि आपका माल ABC एनालिसिस के हिसाब से रखना है, WED एनालिसिस से रखना है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम से रखना है. तो ये सब अलग अलग मेथड है जो डिपेंड करती है जिस प्रकार का आपका बिजनेस है. कि आपको जॉइंट प्रोडक्ट में जाना है, आपको बाय प्रोडक्ट में जाना है, आपको बेच कॉस्टिंग में जाना है, कि आपको मटेरियल कॉस्टिंग में जाना है, किस प्रकार आपको जाना है. तो दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल. इट हेल्प द प्रोडक्शन एंड परचेजिंग डिपार्टमेंट. ABC analysis is used for classification and storing of variety of material from supply. To avoid this situation, the material management must keep sufficient stock of material. आपको माल का स्टॉक रखना पड़ेगा. क्लियर. तो ये तुम्हारा मोस्ट एमपी आंसर फंक्शन ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट कवर होता है. अब ये एग्जाम में अभी तक के यूनिवर्सिटी में सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है परचेज प्रोसीजर.
खरीदने की प्रक्रिया क्या है। तुम डायरेक्टली ऑर्डर नहीं दे दोगे क्योंकि तुम बिजनेस चला रहे हो, तो उसका भी कुछ ना कुछ सिस्टेमेटिक स्टेप है, सिस्टेमेटिक प्रोसेस है जो आपको और हमको फॉलो करना जरूरी है। Every business has to buy raw material of right quantity and quality at right time, at right price and from proper supply। सीधी सी बात है कि आपको सही समय पे सही माल सही अमाउंट में सही कीमत पे सही व्यापारी पास से खरीदना पड़ेगा। फॉर दिस देयर शुड बी सिस्टमेटिक परचेज प्रोसीजर। इसके लिए खरीदने की प्रक्रिया सिस्टमेटिक होनी जरूरी है। फॉलोइंग आर द मेन स्टेप इन द परचेज प्रोसीजर। स्टेप याद रखना है, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं किसके बाद कौन सा स्टेप आता है। पॉइंट नंबर 1, परचेज रिक्विजिशन। इसका मतलब परचेज रिक्वायरमेंट। अब परचेज रिक्वायरमेंट की जरूरत आपको नहीं होगी, बराबर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई हमारे पास अब स्टॉक में माल नहीं है, आप खरीदो। तो सबसे पहले आप देखोगे कि आपको रिक्वायर है कि नहीं माल खरीदने की। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड परचेज रिक्विजिशन। When any department is in need of certain raw material, it has to inform purchase department to issue purchase requisition form. This form must be properly signed by the responsible officer and it contain information about raw material, जैसे कितनी क्वालिटी, जैसे अपने खरीदते तो बिल लेते हैं ना, कौन सा नंग है, कितने नंबर का है, कितने किलो है, कितने का है, पर यूनिट कितना है, सच एज क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, क्वालिटी और इसकी जरूरत कब है। सबसे पहला पॉइंट आता है परचेज रिक्वायरमेंट। तो अगर आपको माल की जरूरत होगी तो आप परचेज डिपार्टमेंट को बोलोगे कि वो लेटर इश्यू करे जिसके अंदर वो अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे देंगे। मगर इसके अंदर पहला ही पॉइंट आ गया, इट मस्ट बी साइन बाय रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, यानी जिसकी जरूरत है उसकी जरूरत के हिसाब से साइन बाइन सब नेसेसरी फॉर्मेलिटी होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 2, ऑब्टेनिंग कोटेशन। जैसे ही आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से लेटर आया कि भाई हमको इतने माल की जरूरत है, तो आप लोग क्या करोगे, मटेरियल मैनेजमेंट वाले क्या करेंगे, मार्केट में जितने भी व्यापारी है उनके पास से कोटेशन मंगाएंगे, भाव मंगाएंगे कि हमारी जरूरत इतनी है, आप अपना अपना भाव दो। तो जिसका भाव अच्छा होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो थर्ड पॉइंट में आता था, देखो, on the receipt of purchase requisition form, the purchase manager has to make inquiry of supplier to invite quotation from various supplier। quotation can be invited either by sending letter of inquiry, या तो तुम अपने व्यापारियों को इंक्वायरी का लेटर दोगे या तो न्यूज पेपर में नोटिस दे दोगे, भाई हमारी जरूरत इतनी है। तो जो लोग इच्छा रखते हैं वो अपना अपना भाव लिख के हमें कोटेशन फलाना फलाना टाइप पे तारीख तक फलाना फलाना एड्रेस पे सबमिट करते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्लेसिंग एन ऑर्डर। जैसे ही आपने कोटेशन मंगा लिया तो आप सब व्यापारियों के कोटेशन और उसके टर्म्स एंड कंडीशन को स्टडी करोगे, उसमें से तुम कुछ सिलेक्ट करोगे, उसमें से जो बेस्ट होगा उसको तुम ऑर्डर दे दोगे। देखो वही लिखा है, आफ्टर कंपेयरिंग टर्म एंड कंडीशन ऑफ डिफरेंट कोटेशन the manager has to select some supplier, then he has to place order to selected supplier। the order must be in printed form। याद रखना प्रिंटेड फॉर्म है, लेखिक नहीं चलेगा क्योंकि कंप्यूटर का जमाना आ चुका है। इसके अंदर क्या होगा, सीरियल नंबर यानी अपने नोट क्या कहते हैं क्रमांक नंबर, डेट ऑफ ऑर्डर कौन सी तारीख को ऑर्डर दिया है, क्या नाम है, पर्टिकुलर ऑफ मटेरियल क्या क्या माल की जरूरत है, प्राइस क्या होगी, कितना डिस्काउंट मिलेगा, बिलिंग कैसे करना है, पैकिंग कैसे करना है, कौन सी टाइप को डिलीवरी चाहिए, यानी सिंपल अपने जो अपनी जरूरत है उसके हिसाब से पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के सामने वाले को व्यापारी को ऑर्डर कर देंगे। इसके अंदर भी द ऑर्डर मस्ट बी प्रॉपरली साइन बाय रिस्पॉन्सिबल 4 पर्सन एंड इट इज प्रिपेयर्ड इन फास्ट कॉपी। समझ में आया कि भाई जैसे ही तुमने ऑर्डर दे दिया तो उसकी सिग्नेचर होगी और कॉपी की कितनी कॉपी रखी जाएगी, 4। अब ध्यान देना कैसी कैसी, तो पहली कॉपी सेलर को दी जाएगी यानी व्यापारी को दी जाएगी, सेकंड टू सेल्स डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोडक्शन वाले जिन्होंने माल मंगाया था उनको दी जाएगी, तीसरी अकाउंट डिपार्टमेंट क्योंकि पेमेंट तो अकाउंट वाले करेंगे, एंड फोर्थ कॉपी खुद परचेज डिपार्टमेंट मटेरियल डिपार्टमेंट अपने पास रखेगी।
तो 4 कॉपी का मतलब क्या कि अगर आगे जाके कुछ लोचा होता है तो चारों चार के पास कोई ना कोई प्रूफ होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 4, ऑर्डर तो दे दिया, अब आप करोगे फॉलो अप। आफ्टर प्लेसिंग एन ऑर्डर द परचेस मैनेजर हैज टू फॉलो अप द ऑर्डर। दिस मीन he has to ensure that order placed by his is executed by the supplier at the proper time. For this sometime it may become necessary to send him reminder also. follow up का मतलब देखना कि हाँ आपको याद तो है ना ये तारीख को आपको माल पहुंचाना है। ऐसा व्यापारी से फॉलो अप लेगा, इंक्वायरी करते रहेगा। नहीं कितनी बार ऐसा भी होता है कि भाई परचेस डिपार्टमेंट वाले रिमाइंडर वाले देते भाई 25 तारीख 3 दिन के बाद 10 तारीख आने वाली है, तो आपको मालूम है ना 10 तारीख को माल देना है, तो दैट इज कॉल्ड फॉलो अप ऑफ द ऑर्डर। पॉइंट नंबर 5, रिसीविंग एंड कंपेरिजन। वो जेस फलक है SION, कंपेरिजन सरखामणी। जैसे ही वो पर्टिकुलर तारीख आई तुम्हारे गोडाउन में या तो तुम्हारी कंपनी के दरवाजे पे माल आ गया, तो ऑन द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इट मस्ट बी प्रॉपरली इंस्पेक्टेड एंड चेक। माल चेक करके लिया जाएगा, ऐसा नहीं कि भाई व्यापारी ने भेजा तो ले लो। अब उसमें क्या करेंगे, तो हियर इट इज नेसेसरी टू कंपेयर द क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिसीव्ड एज पर इनवॉइस एंड एज पर ऑर्डर, यानी जो बिल आया है और जो आपने ऑर्डर दिया था उसके मुताबिक तुम माल को कंपेयर करोगे कि हमने जैसा बोला था वही माल तो आया, कोई दूसरा माल तो नहीं आ गया है, कोई डिफेक्टिव माल तो नहीं भेज दिया है। तो ये सब चीजों पे ध्यान देते। इट इज नेसेसरी टू कंडक्ट इंस्पेक्शन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल रिसीव। उसमें आप सब सैंपल चेक नहीं करोगे, अमुक अमुक सैंपल निकाल के चेक भी करोगे भाई आपने जैसी क्वालिटी मंगाई है क्या व्यापारी ने आपको वैसी ही क्वालिटी का माल दिया है कि नहीं। क्लियर। देन एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब माल आपके हाथ में आ चुका है, इंस्पेक्शन हो चुका है, तो व्हेन द रिपोर्ट ऑफ रिसीविंग डिपार्टमेंट एंड इंस्पेक्शन स्टाफ इज फेवरेबल, यानी हो गया है, परचेज डिपार्टमेंट विल सेंड बिल, इनवॉइस का मतलब बिल, with necessary invoice, necessary detail to account department for the entries in the book of account। जैसे ही सब चेक हो गया तो लोग वो बिल अकाउंट डिपार्टमेंट को दे देंगे ना, बोलेंगे भाई ये सब चीजें आई थी, इतनी सी परत करिए, इतना माल आया है, इसके आप बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पार दो। जैसे ही अमाउंट आ जाती है, माल आ जाता है, परचेज डिपार्टमेंट का काम पूरा, फाइनेंस वाला अपना पेमेंट पूरा करके छुट्टा हो जाएगा। फाइनली कम्स पेमेंट। इफ मटेरियल आर परचेज ऑन कैश द बिल इज पास फॉर मेकिंग बाय चेक। इफ परचेज ऑन क्रेडिट, दो तरीके से, रोकड़े में होगा तो माल आते ही पेमेंट हो जाएगा, या तो आपने उधार में लिया है, क्रेडिट में लिया है, तो उसको आप चेक इशू कर देंगे कोई पर्टिकुलर तरीका। आफ्टर रिसीविंग एंड वेरीफाइंग स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑर्डर आर इशू। जैसे ही तुमने देखा कि जितना माल बोला था उतना हिसाब से माल आया है, कोई डिफेक्ट है तो आपने रिटर्न कर दिया, तो वो सब करने के बाद, फाइनल करने के बाद जो कीमत आती है वो कीमत का पेमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर। अब तुम्हारा एक चैप्टर बाकी रहता है, वो है इन्वेंटरी कंट्रोल। वो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ही कवर कर देंगे। ओके। अगर अभी भी आपको कोई डाउट प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।